नमस्ते इंडिया, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्विक बाइट सीरीज का पहला वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं। क्विक बाइट सीरीज क्या थी? इसमें हम देश, दुनिया, ब्रह्मांड, इतिहास, ज्योग्राफी, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सारे छोटे मुद्दे, बड़े मुद्दे डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस पहले वीडियो में हम अपना इतिहास जानेंगे। किसका इतिहास जानेंगे? अपना। अपना कौन? मानव। कि जो आज की दुनिया है, वो आज की दुनिया कैसे विकसित हुई, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आज का मानव अस्तित्व में आया, कैसे मैं और आप अस्तित्व में आए, वो सारी बातें। कुछ भी शुरू करने से पहले खुद का इतिहास जानना बहुत जरूरी है। तो इसी कड़ी में हम शुरू करते हैं अपना खुद का इतिहास। कैसे हम एग्जिस्टेंस में आए, कैसे हम अस्तित्व में आए। तो ये कहानी शुरू होती है 1375 करोड़ साल पहले। कब शुरू होती है सर? 1375 करोड़ साल पहले। 1375 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड कुछ ऐसा था। ब्रह्मांड के पास में खूब सारी ऊर्जा थी, ऊर्जा का स्रोत था। यानी कि कहानी कब की है? कहानी है 1375 करोड़ साल। एक 1375 करोड़ सालों की कहानी हम मात्र 30 मिनट में पढ़ेंगे। यह सफर मात्र 30 मिनट में हम तय करेंगे। 1375 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा एनर्जी थी। जब ज्यादा एनर्जी होती है तो उसका विस्फोट होता है। वैसी कहानी कुछ ब्रह्मांड के साथ में हुई। ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ, ऊर्जा बिखरने लगी। ऊर्जा बिखरने लगी तो उससे प्रोटॉन बना, न्यूट्रॉन बना, इलेक्ट्रॉन बना। यानी कि कुल मिला के कहानी, पूरा नतीजा किसका है? ऊर्जा का। इस ऊर्जा ने ही पूरी कायनात को बनाया है। इस ऊर्जा ने ही पूरी पृथ्वी को जन्म दिया है। यानी कि पूरा खेला किसका है? ऊर्जा। यानी कि जहां ऊर्जा होगी वहां कुछ ना कुछ विकास होगा। जहां ऊर्जा ही नहीं होगी वहां कोई विकास होने की कोई संभावना है ही नहीं। यानी कि कुल मिला के पूरी बात किस पे अटकी है? ऊर्जा पे। जहां ऊर्जा है वहां विकास है, जहां ऊर्जा नहीं है वहां विकास है ही नहीं। तो कुछ ऐसी कहानी शुरू होती है 1375 करोड़ साल पहले। ब्रह्मांड में एक विस्फोट होता है। विस्फोट से किसका जन्म होता है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन तत्व सामने आता है, एग्जिस्टेंस में आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के क्या है कि हाइड्रोजन के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी थी। बहुत ज्यादा गर्मी थी तो इसके अणु बिखरने लगे। इसके अणु बिखरने लगे। बिखरने लगे तो बिखरने से तारामंडल बना। तारामंडल बनने से आपस में टकराव होने लगा अणुओं के बीच में। आपको पता है कि चांद की ग्रेविटी की वजह से तारामंडल बने थे उस समय। तारामंडल यानी कि तारों के समूह, तारामंडल, गैलेक्सीज भी बोल सकते हैं। तारामंडल बने तो तारामंडल पर ग्रेविटी की वजह से जो गैस व धूल के बादल थे उन पर क्या बढ़ा? उन पर बड़ा दबाव व गर्मी। यह दबाव व गर्मी इतनी बड़ी, कितनी बड़ी? 17 लाख डिग्री सेल्सियस। 17 लाख डिग्री सेल्सियस अपने आप में तापमान, बहुत बड़ा तापमान है ये। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं यहाँ मैक्सिमम 50-60 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता है। अपने राजस्थान में रहता है सबसे ज्यादा, तो हम ही तपते हैं इस संसार में सबसे ज्यादा। तो 17 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा। जब मैं इस कहानी में मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज्यादा उथल पुथल होगी, बहुत ज्यादा तबाहियां मचेगी, बहुत ज्यादा विस्फोट होंगे। उसी का नतीजा हम मानव है। तो इतना आसानी से हमारा जन्म नहीं हुआ था। बहुत ज्यादा विस्फोट हुए, बहुत ज्यादा तबाहियां मची, तब जाके हमारा जन्म हुआ। तो वैसे ही 17 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा तो ये हाइड्रोजन के अणु में क्या होने लग गई? टकराव होने लग गई, बिखरने लगे। जो हाइड्रोजन के अणु थे छोटे छोटे, उनमें क्या होने लगे? टकराव कुछ इस तरह हुआ कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की कोलिजन से, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की टक्कर से क्या बन गया सर? इससे हीलियम बन गया। ये एक फिजिक्स में पढ़ते हैं, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। ये कुछ ऐसी हुई थी कि जहां बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाता है वहां नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया हुई, जिससे किसका निर्माण हुआ? हीलियम का निर्माण हुआ। तो हीलियम का निर्माण हुआ। हीलियम की ऊर्जा की वजह से तेज गुब्बारा बना ऊर्जा का, और उस तेज ऊर्जा के गुब्बारे की वजह से इस ब्रह्मांड का पहले तारे का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड जगमगा गया। ब्रह्मांड के अंदर चारों तरफ रोशनी की किरणें चमकने लगी, और उस रोशनी की किरणों को क्या बोलते हैं? सूर्य। यानी कि इस ब्रह्मांड का पहला तारा अस्तित्व में आया जिसे बोलते हैं सूर्य। क्या बोलते हैं? सूर्य, द सन। सन एग्जिस्टेंस में आया तो कुल मिला के एक तारे से दो तारे बने, दो तारों से 100 तारे बने, 100 से लाख, लाखों से करोड़, करोड़ों से अरबों। यानी कि ब्रह्मांड में अब तारों की तो संख्या अनगिनत थी, करोड़ों तारे थे, लेकिन ग्रह नहीं था।
तो ब्रह्मांड के सामने ब्रह्मांड रिस्पॉन्सिबल था, ब्रह्मांड के सामने ये समस्या आई तो कैसे ग्रह व इंसान को विकसित किया जाए। इसी कड़ी में यह हुआ कि सूर्य के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ी। हमारे पास में पहले सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम दो तत्व थे, तो सूर्य ने अपनी क्षमता का प्रयोग करते हुए कुल मिला के 25 तत्वों का निर्माण कर दिया। जो सूर्य हम आप सबको, पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देता है, उसने 25 ना वो प्रकाश की किरणें देता है, साथ ही साथ वो किसका निर्माण किया था उस समय उसने 25 तत्वों का। वो 25 तत्व है जिनमें हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन जो पढ़ते हो आप, वो सारे तत्व थे। वो इस तारे की कंक्लूजन था। तो कुछ इस तरह कहानी बढ़ रही थी, सूर्य का प्रभाव बढ़ रहा था, लेकिन कुछ ऐसे तत्व थे जिनको कुछ अलग तरीके से बनाना पड़ता था। मैंने इनकी भारी तत्व 25 तो बना लिए आज, लेकिन और तत्वों की जरूरत थी इस प्रकृति के विकास में, इस पृथ्वी के विकास में। तो फिर इसी कड़ी में क्या हुआ कि जब ये पता चला कि भाई ये सूर्य अब, ये तारा अब इसमें इतना दम नहीं है, इस तारे में इतना दम नहीं है, क्योंकि ये बुढ़ा हो गया था। कौन हो गया था? तारे हो गए थे बुढ़े। तो जब बुढ़े होते हैं तो फिर क्या हो जाता है? उनका अंत निश्चित होता है, अंत निश्चित होता है। तो वैसे ही इनका अंत आया तो इनके अंदर क्या हुआ? तारों में एक विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट को क्या बोलते हैं? सुपरनोवा। इस विस्फोट को सुपरनोवा बोलते हैं, यानी कि एक तगड़ा एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन यानी कि इतना ब्राइटफुल था, इतना पावरफुल था कि आसपास सब कुछ ब्लैंक हो गया था। और इसका नतीजा ये हुआ कि भारी तत्वों ने मिलकर कुछ नए तत्व बनाए जो इस पृथ्वी विकास के लिए रिक्वायर्ड थे। उनमें यूरेनियम, सोना और दूसरे तत्व भी शामिल थे। तो कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ती रहती है। तारों से, तत्वों से जीवन जीने का बीज उग गया था कि कैसे आगे कहानी बढ़ती है। तो इसी कड़ी में जब कहानी आगे बढ़ती है, कहानी आगे बढ़ी, सुपरनोवा ने अपना काम कर दिया। तो पृथ्वी के शुरुआती दिन चल रहे थे, सूर्य की किरणें पिघले हुए लावा पर पड़ रही थी। कहां पड़ रही थी? पिघले हुए लावा पर। ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, पिघला हुआ लावा। सूर्य की किरणें कहां गिर रही थी? इन लावा पर गिर रही थी, और ज्वालामुखी की काली चट्टानें विकसित हो रही थी। लेकिन अब पृथ्वी के सामने इन सब को व्यवस्थित करने की चुनौती थी। तो सारी चीजों को व्यवस्थित करने का ठेका पृथ्वी ने किसको दिया? ग्रेविटी को। ग्रेविटी ने क्या किया? ग्रेविटी ने ये किया। ग्रेविटी क्या है वास्तव में? ग्रेविटी क्या करती है? चीजों को बांध के रखती है। तो ग्रेविटी ने कुछ वैसा ही किया कि जो हल्की वस्तुएं थी वो तो सतह की ओर आ गई और एक सख्त पपड़ी बनाकर जम गई, और जो भारी तत्व थे वो कहाँ चलने लगे? पृथ्वी के सेंटर की ओर। वो पृथ्वी के सेंटर की ओर चलने लगे, जैसे कि लोहे का पिघला हुआ लोहा, निकल वगैरह, इन सब के कोर। इन सभी धातुओं के केंद्र से एक मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। उस चुंबकीय क्षेत्र ने क्या काम किया? वो गया अंतरिक्ष की तरफ, क्योंकि उस समय सूर्य की किरणों के साथ साथ में बहुत खतरनाक तत्व भी पृथ्वी की ओर आ रहे थे। तो उनसे बचाना अपने आप में एक प्रॉब्लम थी। तो उनसे बचाने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड विकसित हुआ कुछ इस तरह कि वो पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर गया मैग्नेटिक फील्ड, और इसने ये काम किया कि जो सूर्य से जो खतरनाक तत्व आ रहे थे उनसे पृथ्वी का बचाव किया। तो कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ती है। अब पृथ्वी को जरूरत थी एक मजबूत साथी की। किसकी जरूरत थी? मजबूत साथी की जरूरत थी। मजबूत साथी की जरूरत थी। तो क्या होता है कि मंगल ग्रह के बराबर, किसके बराबर? मंगल ग्रह के बराबर, यानी कि 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक पिंड आया, वो पृथ्वी से टकराया। उस समय पृथ्वी बहुत तेज घूम रही थी। इतनी तेज घूम रही थी कि दिन कितने घंटों में समाप्त हो जाता था? 6 घंटों में। उस करोड़ों साल पहले दिन मात्र 6 घंटे में समाप्त होता था। तो इसके लिए पृथ्वी को अपनी घूर्णन गति कम करनी थी। ये घूर्णन गति कम कैसे हुई? एक मंगल ग्रह के बराबर का एक ग्रह 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, कितनी रफ्तार से सर? 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा आके टकराया किससे? पृथ्वी से। और टकराने से क्या हुआ कि पृथ्वी की गति, जब दो गाड़ियों के बीच में एक्सीडेंट होता है तो गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो वैसा ही कुछ हुआ, पृथ्वी की घूर्णन गति कम हुई, और जो
दिन पहले 6 घंटे में समाप्त हो जाता है, उसकी अवधि कितनी होगी अब? 24 घंटे। कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ रही है। पृथ्वी पर विकास हो रहा है। पहले दिन जहाँ 6 घंटे में समाप्त हो जाता था, अब दिन 24 घंटे में समाप्त हो रहा है, यानी कि सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है, शाम हो रही है, रात हो रही है। तो कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ रही है। और पृथ्वी पर गर्मी इतनी थी उस समय कि कोई भी तरल पदार्थ जो भी रखा हुआ था ना, वो बन के क्या हो जाता था? भाप बन जाता था उड़ के। तो अब चुनौती ये थी कि इस भाप को कैसे आसमान से जमीन की ओर लाया जाए। इस भाप को कैसे आसमान से जमीन की ओर लाया जाए। तो इसके लिए क्या करवानी पड़ती है? बरसात। तो बरसात के दिन आए, बरसात से पृथ्वी ठंडी हुई, पृथ्वी पर महासागर बने, चांद बना, सारी चीजें बनी, लेकिन कमी किसकी थी? इंसान की। तो अब पे एक स्टेप ले लिया था, पृथ्वी पर महासागर बन गए, यानी कि आज से 380 करोड़ साल पहले उन महासागरों में जीवों का निर्माण शुरू हुआ। यानी कि महासागरों में क्रांति आई। क्रांति क्या आई? ये महासागर आपको दिख रहा है, क्रांति आई। और ये क्रांति किसने लाई? ये क्रांति लेके आए थे हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, जो तत्व आप सुनते हो। इन्होंने क्या की? जीवों की रचना की। जीवों की रचना ऐसे की कि महासागर के तल में छोटे छोटे जीव पनपने लगे। इनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत था डीएनए। डीएनए जैसा आपने बायोलॉजी में पढ़ा है, कुछ ऐसा होता है, छल्लेदार, कुछ ऐसा थल्लेदार होता है। और वैसे ही कुछ बैक्टीरिया का जन्म हुआ। एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया, 2 से 4, 4 से 8, वैसे कुछ करोड़ों बैक्टीरिया महासागर के तल में जमा होने लगे। तो कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ती है। बैक्टीरिया ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। यानी कि बैक्टीरिया हमारे पूर्वज है। हम स्टडी कर रहे हैं हमारे असली पूर्वज कौन थे। बैक्टीरिया, हमारे शरीर के अंदर इतने बैक्टीरिया की फौज होती है जितनी कि इस संसार की आबादी है। तो बैक्टीरिया ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। और अब बैक्टीरिया को जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता थी। किसकी आवश्यकता थी? ऊर्जा की। तो फिर इधर उधर माथाफोड़ी करने से पता चला कि ऊर्जा कहाँ से मिल सकती है? ऊर्जा। तो उस ऊर्जा की तलाश में बैक्टीरिया ने किसकी खोज कर दी? O2। किसकी खोज कर दी? ऑक्सीजन की। ये अमूल्यवान चीज किसकी खोज है? बैक्टीरिया की खोज है। महासागर के पानी से इन्होंने बैक्टीरिया की ऑक्सीजन बनाई। और कुछ इस तरह कहानी आगे बढ़ती है। और अब एक दिक्कत बैक्टीरिया के सामने और आ रही थी। बैक्टीरिया के सामने ये आ रही थी। ये दिक्कत ये थी, क्या दिक्कत थी? कि ये सतह की ओर जाना चाहते थे, लेकिन उस टाइम पानी के अंदर आयन बहुत था, यानी कि लोहा बहुत था। तो फिर बैक्टीरिया ने अपना, ये रहा बैक्टीरिया और ये रहा लोहा। बैक्टीरिया के पास में क्या थी? ऑक्सीजन। बैक्टीरिया ने अपनी ऑक्सीजन किस पे फेंकी? लोहे पे। और लोहे पे लगा जंग, और लोहा किधर जाने लग गया? तल की ओर, महासागर के तलों की ओर। तो कुल मिला के इस तरह पूरा लोहा था, वो जो लोहा Fe आयन था, वो महासागर की तल पे जम गया। और कुल मिला के बैक्टीरिया के लिए अब रास्ता क्लियर हो गया। और बैक्टीरिया बढ़ने लगे सतह की ओर। कहाँ बढ़ने लगे? सतह की ओर। और बढ़ते बढ़ते बात करें ऑक्सीजन की, वहाँ खोज किसने की थी? बैक्टीरिया ने की थी। तो बढ़ते बढ़ते ऑक्सीजन का स्तर 0 से 13% हो गया था। कितना हो गया था? 0 से 13%। आप सबको पता है कि जैसे जैसे भाई ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे जीव का आकार भी बढ़ता जाता है। तो कुछ इसी कड़ी में जीवों का आकार बढ़ने लगा, बड़े बड़े जीव समूह विकसित हुए। उनमें एक कांटे वाली मछली है। कौन है? कांटे वाली मछली। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये कांटे वाली मछली हमारी पूर्वज है। माना कि ये हमारी जैसी नहीं दिखती है, लेकिन कुछ इसके अंग हमारे जैसे ही थे। यानी कि रीढ़ की हड्डी, जबड़ा, दांत, इन अंगों का जो मॉडल था वो किसने दिया था? इस कांटे वाली मछली ने दिया था। इस कांटे वाली मछली हमारी पूर्वज थी, जिसे आज मानव खाता है। ये हमारी क्या थी? पूर्वज थी। तो कहानी में अब उथल पुथल मचने वाली है। उथल पुथल ऐसे मचने वाली है कि अब ऑक्सीजन लेवल इतना बढ़ गया है, तो अब एक नए जीव का निर्माण हुआ। जैसे कांटे की मछली बनी है, वैसे एक नया जीव बना, एम्फीबिया। कौन बना? एम्फीबिया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उभयचर। क्या बोलते हैं? उभयचर। ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं एम्फीबिया। हिंदी में बोलो तो उभयचर, जो मतलब पानी में भी रह सकते हैं और
धरती पर भी रह सकते हैं, यानी कि स्थल प्रदेश में भी रह सकते हैं और जल प्रदेश में भी रह सकते हैं, यानी कि आज के मेढक के लोग कुछ वैसे दिखते थे। ये सतह की ओर बढ़ने लगे। इन्होंने सोचा कि अब महासागर में थोड़ी जीवन बिताएंगे, अब कुछ नया करते हैं, कुछ तगड़ा करते हैं। तो इसी घड़ी में ये महासागर की सतह से बाहर निकले। तो बाहर निकल के ऐसे आगे बाहर, तो बाहर देखा तो इन्होंने कहा बाहर तो सही सिस्टम है, बाहर पेड़ पौधे हैं, खाने के लिए कीड़े मकोड़े हैं। तो कुछ इस तरह आगे बढ़े तो इनको पता चला कि फिर दिक्कत ये हुई कि इनके जो अंडे थे बाहर इतनी गर्मी थी कि उसमें सूख जाते थे। फिर उन्होंने कुछ ऐसे अंडे देने शुरू किए जिनकी खोल कुछ इस तरह की होती थी कि खोल के अंदर क्या रहती थी, नमी रहती थी और अंडे सूखते नहीं थे। अब चारों तरफ एम्फीबिया फैल गए थे। चारों तरफ कौन फैल गए थे? एम्फीबिया। जिधर देखो एम्फीबिया का साम्राज्य था। इस तरह कुछ आगे बढ़ने लगे। इस आगे बढ़ने की कड़ी में इन्होंने अपने साम्राज्य स्थापित किया। अब पेड़ पौधे चारों तरफ बढ़ रहे थे, यानी कि महासागरों के साथ साथ कौन कौन बढ़ रहे थे? बाहर पेड़ पौधे भी खूब उग रहे थे, चारों तरफ हरियाली थी। तो नियति को कुछ और ही मंजूर था। अब नियति को मंजूर यह था कि क्या फटा? ज्वालामुखी फटा। इस कहानी में मैंने कहा था बहुत ज़्यादा विस्फोट होंगे, बहुत ज़्यादा तबाहियां मचेगी। अब फटा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ज्वालामुखी फटी। आगे के कुछ वीडियोस में मैं ज्वालामुखी की प्रक्रिया क्या होती है, लावा कैसे पिघलता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि इनकी वास्तव में प्रक्रिया क्या है। ऐसा क्या होता है कि ज्वालामुखी फटती है, ऐसा क्या होता है कि लावा पिघलता है। तो ये ज्वालामुखी फटी। ज्वालामुखी फटने का नतीजा ये हुआ कि चारों तरफ काले गुब्बारे यानी कि काले धुआं हो गया था। इस धुएं से पूरे वातावरण में CO2 की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि 70% प्रजातियां क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी। और 70% प्रजातियां खत्म हो गई और इसी के साथ एक नई प्रजाति का जन्म हुआ, जिसको आप देख के बता सकते हो कौन सी है ये? डायनासोर। आप सब जानते हो, आपने खूब सारी मूवीज देखी होगी हॉलीवुड इसके इतिहास के बारे में। अब राज बढ़ेगा किसका? अब राज करेगा डायनासोर। डायनासोर कैसे राज करेगा? डायनासोर धरती पे आता है, लेकिन जब डायनासोर धरती पे था उस टाइम हम स्तनधारी जीव थे, रेंगने वाले छोटे छोटे। डायनासोर के पैरों में रेंगते थे हम स्तनधारी जीव। डायनासोर से इतने डायनासोर थे जिनको गिनना मुश्किल था उस समय। और हम रेंगने वाले जीव थे। हम क्या करते थे कि डायनासोर के जो अंडे थे उनको चुराते थे। ऐसा कहा जाता है कि डायनासोर ने धरती पर 4 करोड़ साल राज किया था। कितने साल? 4 करोड़ साल। 4 करोड़ साल राज किया, इनका साम्राज्य था। लेकिन फिर कहानी क्या होती है? फिर कहानी ऐसे होती है कि एक एस्टेरॉयड जो पृथ्वी का उपग्रह यानी कि चंद्रमा से टकराना था, वो आके किससे टकरा गया? पृथ्वी को। यानी कि डायनासोर की किस्मत बड़ी खराब थी, नियति को कुछ और ही मंजूर था। वो एस्टेरॉयड यानी कि जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, वो एस्टेरॉयड आके टकराता है किससे? पृथ्वी से। और इस पृथ्वी पर टकराने का नतीजा ये हुआ कि 25 किलो से बड़े जितने भी जीव थे ना, वो सारे क्या हो गए? मर गए। और बच गए हम स्तनधारी जीव। तो कुछ इस तरह डायनासोर का अंत होता है और सामने आते हैं वानर राज। अब क्या होता है? वानर राज आता है। अब आता है वानर राज। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये झुके हुए वानर, जो झुक के चलने वाले वानर अपने पूर्वज स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। ये अस्तित्व में आए तो इन्होंने भी जीवन की अपार संभावनाएं देखी कि इस महाप्रदेश पर हम जी सकते हैं, यहाँ खा सकते हैं, पी सकते हैं, दौड़ सकते हैं, उछल कूद कर सकते हैं। तो इसी कहानी में आगे बढ़ते हैं। इन्होंने फिर अपना इवोल्यूशन करना शुरू किया। इन्होंने फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि चारों तरफ पेड़ थे, तो पेड़ दबने लगे। पेड़ से दबने की वजह से पृथ्वी के अंदर कोयला बनने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। पेड़ दबने लगे, घास के मैदान उगने लगे। घास के मैदान उगने से ये हुआ कि अब जो 4 पैर पर चल रहे थे, इनको अब 2 पैर पर चलना शुरू करना पड़ा। क्योंकि पहले तो पेड़ थे, पेड़ के पीछे छुप जाते थे, लेकिन अब इनको बाकी जीवों से बहुत खतरा था, इसलिए अब इनको देख देख के चलना पड़ता था। इनके पास में 2 आंखें थी, 5 अंगुलियां थी। ये सबसे उस टाइम के सुप्रीम जीव थे। तो जब आगे बढ़ते हैं कहानी में, इन्होंने फिर सिलिकॉन ढूंढा। उस सिलिकॉन से इन्होंने पत्थर बनाया, पत्थर से पत्थर टकराए और इन्होंने आग का निर्माण किया। ऐसी बात नहीं कि पहले आग थी नहीं, पहले आग, जंगलों में आग लगती थी, लेकिन
ये जो आदिवासी थे वो क्या करते थे, इनसे डरते थे, आग से। यानी कुल मिला के आदिवासियों को, इन वानरों को आग कंट्रोल करना नहीं आता था। इन्होंने आग कंट्रोल करना कैसे सीखा, जब इन्होंने जो जीव खाते थे, ये जो भी खाना खाते थे, जब इन्होंने उस खाने को पकाने के लिए आग का इस्तेमाल किया, सर्दियों में तप के लिए आग का इस्तेमाल किया, तब इनको आग की वैल्यू पता चली। पहले ये आग से भागते थे कि ये कोई खतरनाक चीज़ है, इसमें हम बर्बाद हो सकते हैं। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन इन्होंने खाना बनाया, किस पे, आग पे पकाया। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई पकाए हुए खाने से इंसान की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बढ़ती है, बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। तो इन्होंने पके हुए खाने को शुरू किया, तो पके हुए खाने से इनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ने लगी। बौद्धिक क्षमता इतनी बढ़ने लगी कि इन्होंने आपस में कम्युनिकेट करने के लिए अपनी भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी कि एक संदेश एक आदिवासी के माध्यम से, एक वानर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते थे। तो कुछ इस तरह कहानी आगे बढ़ती है। इन्होंने अब खाना पकाना सीख लिया था, इनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बढ़ रही थी समय के साथ साथ। जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पहले 2% थी, वो 10%, 15%, 20%, 25%, कुछ इस तरह उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। इन्होंने नेटवर्क, ह्यूमन सिस्टम बना लिया था, नहीं कि एक संदेश को दूसरी जगह तक, या इनको कोई बात बोलनी थी, वो किसी एक को बोलते थे, वो दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे से, कुल मिला के इनका साम्राज्य विस्तार हो रहा था। और इसी प्रक्रिया में जैसे जैसे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बढ़ी, उससे आज का मानव क्या आ गया, अस्तित्व में आ गया। जैसा कि आपको एक स्क्रीन दिख रही है कि कुछ इस तरह पहले झुके हुए चलते थे, फिर उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बढ़ी, तो कुछ इस तरह इनका आकार भी बढ़ा, इनका दिमाग भी बढ़ा, तो सारी चीज़ें इस तरह इवोल्यूशन हुआ। तो ये बड़ा इनोवेटिव व इंटरेस्टिंग विषय यहीं खत्म होता है। ये विषय था कि हमारा जो आज का मानव है कैसे अस्तित्व में आया, उसका जन्म कैसे हुआ। तो ऐसे ही इनोवेटिव व इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट बॉक्स में आप किसी विषय को अगर सजेस्ट करना चाहोगे कि इस विषय पर वीडियो बनना चाहिए, वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप ए स्माइल ऑन योर फेस। ओके।